कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रचंड पड़ोसी देश में राजशाही के खिलाफ 10 वर्षों तक चले भूमिगत मुक्ति युद्ध के सबसे बड़े नेता रहे हैं। पिछले महीने हुए चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने के कारण सरकार बनाने के सवाल को लेकर वहां कुछ समय से सस्पेंस बना हुआ था। सहमति यह बनी कि 5 वर्षीय कार्यकाल के पहले 2.5 साल प्रचंड पीएम रहेंगे और बाद में 2.5 साल केपी शर्मा ओली। जहां तक भारत की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को बधाई देते हुए कहा है कि भारत और नेपाल का अनूठा रिश्ता दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों ओर के लोगों के भावनात्मक लगाव पर टिका हुआ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती के और मजबूत होने की उम्मीद भी जताई है। लेकिन इन औपचारिक बयानों से आगे की सच्चाई ये है कि ओली और प्रचंड दोनों चीन के करीबी माने जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में ओली का पिछला कार्यकाल उनके चीनी पक्षधरता दर्शाने, भारत विरोधी भावनाएं भड़काने वाले फैसलों और बयानों के लिए चर्चित रहा था। हालांकि उस दौरान भी प्रचंड जैसे नेता काफी हद तक नीतियों को संतुलित करने पर जोर दे रहे थे। फिर यह बात भी है कि इस बार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। अगर चुनावी नतीजों का संदेश देखा जाए तो उससे भी यह साफ है कि भारत विरोधी भावनाएं बहुमत तो दूर सबसे बड़ी पार्टी तक का दर्जा नहीं दिला पाई। इसलिए कुछ प्रेक्षकों के मन में आशंकाएं भले हो, अभी से ये मान लेने की कोई जरूरत नहीं है कि नई सरकार पुरानी रीति नीति पर ही चलेगी। मगर भारत और चीन के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए इस मोर्चे पर किसी तरह की लापरवाही भी नहीं बरती जा सकती है। ऐसे में भारत को उदार, अच्छे पड़ोसी और करीबी मित्र की अपनी भूमिका जारी रखते हुए सावधानी भी बरतनी होगी। पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की निगाहें नई सरकार के भावी रुख पर टिकी है। अगर प्रचंड ने अपने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली की तर्ज पर सीमा विवाद मामले को तूल दिया तो दोनों देशों के बीच नए सिरे से तकरार शुरू होगी। भारत के लिए राहत की बात यह है कि प्रचंड ने जिन दूसरे 6 दलों के साथ सत्ता हासिल की है उसमें ओली के यूएमएल को छोड़कर शेष 5 दलों का रुख भारत विरोधी नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल भारत की निगाहें प्रचंड पर टिकी हैं। प्रचंड का भारत के प्रति रुख में स्थायित्व नहीं रहा है। शुरुआती दौर में वो भारत विरोधी और चीन समर्थक थे, लेकिन बाद में भारत के प्रति उनका रुख नरम हुआ। देखने वाली बात यह है कि इस बार प्रचंड किस भूमिका में होते हैं। सरकारी सूत्र ने माना है कि नेपाल में ओली और प्रचंड की दोस्ती कराने में चीन की भूमिका है। सरकार दूसरा पक्ष भी बना सकता था। जाहिर तौर पर अगर नेपाली कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनती तो ये भारत के हित में होता, लेकिन प्रचंड ने सत्ता हस्तांतरण और पहले 2.5 साल खुद को पीएम बनाने की शर्त रखी। मतलब कि प्रचंड को हर हाल में पीएम बनना था और उनका ओली या नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर पीएम बनना, दोनों ही स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शाम 4 बजे उन्हें और 3 उप प्रधानमंत्रियों और 4 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। सीपीएन माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने देश के आर्थिक विकास के लिए भारत और चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया है। चीन समर्थक माने जाने वाले प्रचंड ने पिछले गठबंधन से नाता तोड़कर विपक्षी कम्युनिस्ट, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनवादी पार्टी और 5 अन्य छोटे समूहों के समर्थन से सरकार बनाई है। कपा से विष्णु पौडेल, माओवादी केंद्र से नारायण काजी श्रेष्ठ और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पौडेल को वित्त मंत्रालय, श्रेष्ठ को भौतिक पूर्वाधार और लामिछाने को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी सूत्र का कहना है कि प्रचंड के लिए भारत विरोधी रुख अपनाना एकदम से आसान नहीं होगा। वो इसलिए कि नई सरकार महज ओली की पार्टी पर ही नहीं, 5 दूसरे छोटे दलों और निर्दलियों पर निर्भर है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि इनमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी का रुख भारत विरोधी नहीं है। अब समझते हैं कि भारत और प्रचंड का रिश्ता आखिर कैसा रहा। आखिर ये जो भारत और प्रचंड का रिश्ता है ये कैसा रहा है, यही समझने की कोशिश है। भारत के साथ प्रचंड का जो रिश्ता है तो ये कभी ठंडा तो कभी गर्म रहा है। साल 2008 में पहली बार पीएम बनने के बाद प्रचंड ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा चीन से शुरू की थी और 1 साल बाद सत्ता गंवाते ही उन्होंने भारत से संबंध बेहतर करना शुरू किया। इसी साल प्रचंड भाजपा के न्योते पर भारत आए थे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की थी।
श्रेष्ठ उप प्रधानमंत्री नारायण काजी शेष ने कहा है कि हम अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ समानता के संबंध बनाए रखेंगे। हमें तुरंत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, भंडार बनाए रखने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने, व्यापार घाटे को कम करने पर ध्यान देना है। नेपाल में चुनाव में उथल पुथल तय थी। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस का मुख्य गठबंधन प्रचंड की पार्टी माओवादी सेंटर से था, तो ओली की पार्टी यूएमएल का गठबंधन मधेशी पार्टियों से। अब जिस तरह भी यहां पर यह बवाल चला, जिस तरह से नेपाल और नेपाल के साथ ये जो रिश्ता भारत का है ये कैसा होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। क्योंकि अब पहले ओली प्रधानमंत्री थे, उनके साथ कुछ खास रिश्ते भारत के अच्छे नहीं रहे। वो भी इसलिए क्योंकि ओली का रुख हमेशा से ही भारत विरोधी बयानों पर रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या नए पीएम के साथ भारत के रिश्ते अच्छे होंगे या नहीं।